दोस्तों न्यूटन ने हमें यूनिवर्स में काम कर रहे फोर्सेस और फिजिक्स के रूल्स को सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव तो दिया, लेकिन न्यूटन के नियमों में कई सारी कमियां थी, जिनमें से एक के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे जिस ग्रेविटी को हम फोर्स का नाम दिया करते हैं वो असल में कोई फोर्स ही नहीं है, बल्कि 4 डायमेंशन स्पेस टाइम में अर्थ का एक्सेलरेशन है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा न्यूटन की इन लॉज की दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये केवल 2 ऑब्जेक्ट्स पर ही काम करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अर्थ और मून, या फिर बात करें अर्थ और सूरज की तो। लेकिन 3 या फिर उससे ज्यादा नंबर के मोशंस को न्यूटन्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिटी तो यही है कि यूनिवर्स इतना भी सिंपल नहीं है। खास करके सोलर सिस्टम में ही हर एक ऑब्जेक्ट पर सोलर सिस्टम के हजारों ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी एक ही समय पर काम करती है। तो क्या न्यूटन की 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? और क्या हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों साल 2009 में फ्रांस की ऑब्जर्वेटोरी दे पेरिस के 2 रिसर्चर्स जैक लेस्कर और माइकल गैस्टियनो ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आज से 500 करोड़ साल बाद सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होगी। इसके लिए वो पावरफुल कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं और उस पर 2500 से भी ज्यादा पॉसिबल सिमुलेशंस को रन करते हैं। अब दोस्तों 99% सिमुलेशंस में तो सब कुछ नॉर्मल ही नजर आ रहा था, मगर 1% सिमुलेशंस सोलर सिस्टम के भयानक अंत की ओर इशारा कर रही थी। एक सिमुलेशन में मार्स पृथ्वी के काफी करीब से गुजरता है और 5 सिमुलेशंस तो ऐसे भी थे जब सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स की टक्कर सूरज से हो जाती है। तो क्या हमारा सोलर सिस्टम आने वाले सालों में खत्म हो जाने वाला है? और क्या ये जितना स्टेबल नजर आता है उतना सच में है भी या नहीं? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डिजास्टरस रिजल्ट किसी एरर के कारण आ रहा हो? वेल दोस्तों, ये कोई एरर नहीं बल्कि फिजिक्स है। देखो, ग्रेविटी के जंजाल में फंसे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को एन बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। साल 1687 में सर आइजैक न्यूटन एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अब लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इसी बुक से आए थे। अब न्यूटन की इस बुक ने फिजिक्स की पूरी दिशा को ही बदल कर रख दिया था। अब जिस यूनिवर्स को हम बिखरी हुई अस्त व्यस्त की जगह मानते थे, पता चला कि भाई ये तो सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है और यहाँ पर मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में बंधे हुए हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स और यूनिवर्स की फंक्शनिंग को डिटरमिनिस्टिक अप्रोच से देखने की शुरुआत भी इसी बुक के साथ हुई थी। वैज्ञानिकों के पास अब प्लैनेटरी फिजिक्स को स्टडी करने का एक ब्रह्मास्त्र आ चुका था, क्योंकि अब अगर उन्हें सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की करंट पोजीशन और वेलोसिटी दे दी जाती ना, तो वो पास्ट और फ्यूचर में उसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकते थे। पर दोस्तों, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने साथ एक लिमिटेशन भी लेकर आता है। इनफैक्ट कहना कुछ यूं चाहिए कि ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में एप्लीकेबल है, और वो तब जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ऑर्बिट कर रहा हो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम सूरज और अर्थ को लेकर चल रहे हैं, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम आसानी से समय के साथ साथ इनकी बदलती पोजीशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर इस सिनेरियो में आप मून को भी डाल देते हो, तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देने वाला है। दोस्तों, 3 सेलेस्टियल बॉडीज वाले इस सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और मूवमेंट को डिटरमाइन करने का कोई सिंपल सॉल्यूशन है ही नहीं, और यही है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जिसका जवाब वैज्ञानिक पिछले 300 सालों से खोज रहे हैं। अब दोस्तों, 3 बॉडी प्रॉब्लम एन बॉडी प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। एक तरफ जहां 3 बॉडी प्रॉब्लम में हम एक बार में 3 ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करके चलते हैं ना, तो एन बॉडी प्रॉब्लम में एक दूसरे की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फंसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट से एक साथ डील किया जाता है। जैसे सोलर सिस्टम में पृथ्वी सिर्फ सूरज की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही नहीं है, बल्कि मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और यहाँ तक कि कुइपर बेल्ट के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स भी पृथ्वी के साथ थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप जरूर बनाए हुए हैं। इवन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ग्रेविटेशनली कनेक्टेड हैं और सोलर सिस्टम की पोजीशन और मूवमेंट पर असर डालते हैं।
अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को अपने दिमाग के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना बनाते हुए चलिए सिर्फ 3 बॉडी प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हम सूरज और अर्थ की फ्यूचर पोजीशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऐसे में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हमें एक सिंपल सी इक्वेशन या ज्यादा से ज्यादा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे हम न्यूटन के ही दिए कैलकुलस की मदद से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला जा सके तो हम उसे एनालिटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो सूरज और अर्थ इन 2 बॉडीज पर फोकस करके तो हमें एनालिटिक सॉल्यूशन आसानी से मिल जा रहा था, लेकिन पहले की तरह अगर हम मून को भी इसमें शामिल कर दे और एक 3 बॉडी सिस्टम बना दे तो इसका सॉल्यूशन निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि साल 1892 से 1899 के बीच 3 बॉडी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तलाश करने के बाद ऐसा अर्नस्ट ब्रून्स और हेनरी पॉइनकेयर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने कहा था। नाउ टू बी एग्जैक्ट इन दोनों का कहना था कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का एनालिटिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट पूरी तरह सच नहीं थी, क्योंकि ब्रून्स और पॉइनकेयर के रिसर्च से 100 साल पहले ही कुछ स्पेशल कंडीशन में 3 बॉडी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खोजे जा चुके थे। जैसे साल 1767 में स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर 3 कोलिनियर बॉडीज के लिए 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। मतलब अगर सन, मून और अर्थ की पोजीशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहे तो इस कंडीशन में 3 बॉडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा जा सकता है। इसके 5 साल बाद 1772 में इटालियन मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज भी एक स्पेशल केस में 3 बॉडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करते हैं। अब उनके हिसाब से अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हो तो उनके लिए एनालिटिक सॉल्यूशन खोजा जा सकता है। अब अगर हम यूलर और लैग्रेंज के सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देते हैं तो 2 ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट 5 पॉइंट्स पर मौजूद हो सकता है। मतलब देखो, अगर सूरज और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पर है तो मून के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां इसके होने पर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज हम इन 5 पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं और जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में ही बताया था, इसरो ने अपने आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा है, जो इसके नाम से भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर मौजूद ना होता तो क्या पृथ्वी, सूरज और इस स्पेसक्राफ्ट की तिकड़ी भी 3 बॉडी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती? और क्या हम आदित्य L1 की पोजीशन और मूवमेंट को भी डिटरमाइन नहीं कर पाते? वेल दोस्तों, यहाँ हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड 3 बॉडी प्रॉब्लम। वेल इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे 3 बॉडी सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बाकी दोनों ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ना के बराबर है, तो हम इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हैं और नियरली परफेक्ट एनालिटिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सूरज और जुपिटर के साथ तीसरे ऑब्जेक्ट के रूप में पृथ्वी को जोड़ लेते हैं ना, तो पृथ्वी के मास और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट करके भी चला जा सकता है। हालांकि देखो, ये भी बहुत से स्पेसिफिक केस में ही अप्लाई होता है और अगर आप सूरज और जुपिटर के साथ सैटर्न को जोड़ ले तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तक आपने ये नोटिस किया होगा कि 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हमारे जो भी आइडियाज है वो कभी पोजीशन के कारण तो कभी साइज के कारण मौजूद है। साल 2000 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एलन शेनी और रिचर्ड मॉन्टगोमेरी ने एक 3 बॉडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने का ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता था। अब देखो, इन्होंने एज्यूम किया कि हमारा तीनों ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इनकी मूवमेंट्स को भी हम ट्रायंगल के शेप से जोड़कर ही देखेंगे। ऐसे में इस ट्रायंगल का शेप, साइज और ओरिएंटेशन लगातार बदल रहा होगा। अब अगर दोस्तों हम ट्रायंगल के इस बदलते रूप को एक स्फीयर पर मैप कर देते हैं तो ये नजारा कुछ ऐसा होगा। अब भाई देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से कंपेयर करें तो ये थोड़ा आसान है और इससे एनालिटिक सॉल्यूशन तो नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तक जरूर पहुंचा जा सकता है। हालांकि अगर बात अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड करने की हो रही है तो यहां इंडिविजुअल कैलकुलेशंस का सहारा भी लिया जा सकता है। देखो, कहने का मतलब है कि सूरज, अर्थ और मून की पोजीशंस को एक साथ कैलकुलेट करने की बजाय हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से पहले सूरज और अर्थ, फिर अर्थ और मून और फिर सन और मून की ऑर्बिट्स और पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह से हमारी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन छोटे छोटे स्टेप्स में टूट जाएंगी और इस तरीके को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब दोस्तों देखो, कायदे से तो किसी भी
ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मूवमेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और कैलकुलस में हर अननोन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, पर रियलिटी में अगर हम ऐसा करना शुरू कर दे तब तो भाई इसका सोल्यूशन निकाल पाना इंसान के बस की बात ही नहीं रहेगी। देखो आज कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से हम एन बॉडी सिस्टम का भी सोल्यूशन खोज सकते हैं और ये काफी हद तक एक्यूरेट भी होगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ना कि इफ और बट की लड़ाई में इतनी ज्यादा घुस जाते हैं कि हमारी सिमुलेशंस वो रिजल्ट भी शो करने लगती है जो शायद रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम जैक लेस्कर और माइकल गैस्टिनियो की वो रिसर्च ले जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, तो उन्होंने मर्क्यूरी की पोजीशन को कुछ मिलीमीटर ही सही लेकिन हर सिमुलेशन के बाद थोड़ा बहुत ऑल्टर जरूर किया था और आखिर में 1% सिमुलेशन जिनमें सोलर सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा था उनकी वजह भी मर्क्यूरी ही था। तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि हमें 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने की जरूरत ही नहीं है? वेल इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखो एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से नियर परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है तो परफेक्शन हासिल करने के लिए सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नजर ही नहीं आती है। हम इंसान हर पल हर पहर एस्ट्रॉइड इंपैक्ट के खतरे से घिरे हुए हैं। पृथ्वी के करीब से गुजरते हुए एस्ट्रॉइड्स के हमसे टकराने के चांसेस 3 लाख में सिर्फ एक होती है, यानी कि 0.0001% से भी कम। तो क्या हर गुजरते एस्ट्रॉइड के साथ हमें दुनिया के अंत का ख्याल करना चाहिए? वेल आई गेस नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी सच है कि न्यूटन के जमाने में प्लैनेटरी मोशन की बातें सिर्फ समुद्र के बीच जहाज का रास्ता खोजने के लिए ही की जाती थी, पर आज हम इंसान स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं और स्पेस ट्रैवल का सपना भी देखते हैं। ऐसे में प्लैनेटरी मोशन की परफेक्ट समझ हमारे लिए जरूरी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करूं तो भाई हमारे क्यूरियोसिटी का कोई भी अंत नहीं होता और हमें 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना बेशक जारी रखना चाहिए, क्योंकि शायद यही वो कड़ी है जो इंसानों के लिए यूनिवर्स के रहस्यों से पर्दा उठाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने भी कभी न्यूटन के 3 बॉडी प्रॉब्लम को पढ़ा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। और दोस्तों जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि आखिर न्यूटन के ग्रेविटी और आइंस्टाइन के ग्रेविटी के बीच कौन सा सबसे बड़ा फर्क है? मतलब न्यूटन ग्रेविटी को क्या कहता है और आइंस्टाइन ग्रेविटी को क्या कहता है? अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा है तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखो और अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, उससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।